नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम या सिल्क। तो हम जानेंगे कि रेशम और सिल्क क्या होता है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। और प्रकृति में हमें कहाँ से मिलता है? प्राणिज्य जगत से मिलता है। और प्राणिज्य जगत का ये कौन सा रेशा है? प्रोटीन प्रधान रेशा है, ठीक है। प्रोटीन प्रधान रेशा है। और रेशम में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है रेशम में। और सेरिसिन गोंद पाया जाता है। सेरिसिन गोंद पाया जाता है, ठीक है। रेशम में जो प्रोटीन पाया जाता है वो फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और सेरिसिन गोंद पाया जाता है। रेशम जो है ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसको हम प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। और प्राणिज्य जगत का रेशा है, यह हमके किससे मिलता है? कीड़े से प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रोटीन प्रधान रेशा है। प्रोटीन इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और सेरिसिन गोंद पाया जाता है। और रेशम क्या है? रेशम प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट हम किसको कहते हैं? हमें पता है फिलामेंट लंबे रेशू को कहते हैं। तो इसका मतलब जो रेशम है वो क्या है? लंबा रेशा है। और स्टेपल किसको बोलते हैं? छोटे रेशू को बोलते हैं। छोटे रेशू को स्टेपल बोलते हैं और लंबे रेशू को फिलामेंट बोलते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी रेशे पढ़े, चाहे कपास पढ़ा, लिलन पढ़ा और वूल पढ़ा, ऊन पढ़ा, इन सब रेशों में से जो रेशम है ये क्या है? फिलामेंट रेशा है, ठीक है। जो इसके रेशे हैं वो क्या है? काफ़ी लंबे हैं। और बाकी जो ये तीन अभी तक हमने पढ़े, ये तीनों क्या है? स्टेपल है, ठीक है। तो जो रेशम है वो क्या है? फिलामेंट यान है। और ये एकमात्र है, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। और जो कृत्रिम रेशे होंगे वो सभी फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक जगत का रेशम एकमात्र रेशा है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। और जो रेशम है, रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहते हैं, ठीक है। वस्त्रों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स, ठीक है। जो रेशम है उसको बोला जाता है क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स। सभी वस्त्रों की रानी रेशम को कहा जाता है। और सभी वस्त्रों का राजा हमने देखा था कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। रेशम जो है, रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय, यानी कि दूसरा कोई भी रेशा इसके जैसा आकर्षक नहीं है। अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, लोचशीलता और शीतलता के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है, ठीक है। तो जो रेशम का रेशा है इसमें क्या है? ये अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, लोचशीलता, शीतलता के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात रेशा है। और रेशम जो होता है वो काफ़ी महंगा रेशा है, ठीक है। इसको हम धनाढ़ वर्ग का वस्त्र भी बोलते हैं। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो अमीर लोग पहनते हैं। और पुराने ज़माने में राजा महाराजा रेशम के वस्त्र पहना करते थे,
ठीक है, तो आगे हम और रेशम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे हमने देखा कि रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल फाइबर्स कहा जाता है रेशम को। और इसके अतिरिक्त रेशम के बारे में हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है। और जो रेशम का वस्त्र है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रेशम का वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और मर्यादा एवं वैभव का सूचक माना जाता है। ठीक है, सूचक माना जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि राजश्री वस्त्र किसको माना जाता है, तो राजश्री, राजसी वस्त्र रेशम को माना जाता है। ठीक है, रेशम को माना जाता है क्योंकि इस रेशे में सबसे अधिक गुण पाए जाते हैं। और पहले से इसको राजघराने के लोग, जैसे राजा महारानियाँ, महाराजा, ये लोग इस कपड़े को पहनते थे। ये एक इंसान की पहचान होती थी कि वो काफ़ी धनाढ़ वर्ग का इंसान है, यानी कि वो काफ़ी पैसे वाला आदमी है। ये उसका पहचान होती थी जो भी व्यक्ति रेशम का वस्त्र पहनता था। अगर रेशम का उद्गम इतिहास देखें, उद्गम एवं इतिहास देखें कि जो रेशम है उसका उत्पादन कहाँ पे हुआ था, कहाँ इसका ओरिजिन माना जाता है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ रेशम। रेशम की जो हिस्ट्री है, चीन को रेशम का जन्मदाता देश माना जाता है। रेशम का जन्मदाता माना जाता है चीन को। ठीक है, और जो चीन है यहाँ पे कब से रेशम के वस्त्र बनाने लगे, ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, और रेशम की देवी किसको माना जाता है, रेशम की देवी सी लिंची को माना जाता है। सी लिंची को क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सी लिंची को, रेशम की देवी सी लिंची को माना जाता है। सी लिंची को ही रेशम की देवी क्यों माना जाता है, क्योंकि जो सी लिंची थी वो चीन की महारानी थी। तो जो सी लिंची थी, ये चीन की महारानी थी। ये क्या कर रही थी, अपने बगीचे में बैठ के चाय पी रही थी। तो तभी इन्होंने एक पेड़ पर लटके एक कोकून को देखा। इन्होंने जब ये अपने बगीचे, जो सी लिंची थी चीन की महारानी, इनको रेशम की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जब सी लिंची अपने बगीचे में चाय पी रही थी तो उन्होंने एक पेड़ पे देखा कि कोकून, एक पेड़ पे उन्होंने कोकून को देखा। उसे उन्होंने क्या किया, उस कोकून को उन्होंने उस पेड़ से लिया और अपने कप में जो चाय बची थी उस चाय में उस कोकून को डाल दिया। और जब उन्होंने उस गर्म चाय में उस कोकून को डाला तो थोड़ी देर बाद उन्होंने जब देखा कि उस कोकून में से चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक रेशा लिपट रहा था। जो कोकून उन्होंने अपनी चाय के कप में डाल दी थी, उसमें उन्होंने देखा कि इस कोकून में से कुछ चमकदार, खूबसूरत और आकर्षक लंबा रेशा निकल रहा है, ये उन्होंने उसमें देखा। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कई कोकूनों को इकट्ठा किया और उनको इसी तरीके से गर्म पानी में डालकर उनसे जो रेशा प्राप्त करके महाराजा को एक वस्त्र भेंट किया। ठीक है, तो रेशम का अगर उद्गम का हम उद्गम देखें कि इसका उद्गम कैसा हुआ, सी लिंची ने कैसे रेशम की खोज की। सी लिंची
चीन की महारानी थी। ये जब अपने अगर इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जो सी लिंगजी चीन की महारानी थी, उन्होंने क्या किया, वो जब अपने बगीचे में बैठ के चाय पी रही थी तो उन्होंने एक पेड़ पे देखा कि कुछ कोकून लगा है। उस कोकून को उन्होंने उठाया और अपने चाय के कप में डाल दिया। जब उन्होंने अपने चाय के कप में डाला तो उन्होंने देखा कि इस कोकून में से कुछ चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक कुछ रेशा लिपट रहा है। तो उन्होंने जब उसको निकाला तो उन्हें पता चला कि इससे उन्हें एक काफ़ी खूबसूरत रेशा प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही उन्होंने फिर बहुत सारे कोकून्स को इकट्ठा किया, उन कोकून को गर्म पानी में डाला और उनसे रेशा निकाला और फिर उससे एक वस्त्र बनाया और वो वस्त्र उन्होंने महाराजा को भेंट किया। ठीक है, ये है रेशम की कहानी कि रेशम सी लिंची ने कैसे रेशम को पहचाना। ये एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी हमको पता होना बहुत ज़रूरी है रेशम के बारे में। इसीलिए सी लिंची को रेशम की देवी के नाम से जाना जाता है। और जो चीन के लोग थे, इन्होंने काफ़ी समय तक जो रेशम की प्रक्रिया थी, रेशम बनने का जो प्रोसेस था, वो लोगों से छुपा के रखा है। इन्होंने बताया नहीं लोगों को कि अन्य देशों को नहीं बताया कि रेशम को हम कैसे बना रहे हैं। इन्होंने ये रहस्य बना के रखा कि जो रेशम है उसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वो उनको कैसे प्राप्त हो रहा है, ये उन्होंने लोगों को नहीं बताया काफ़ी टाइम तक। और अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जापान, ठीक है, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है, ठीक है। जापान अभी रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और रेशम को हम अन्य किस नामों से जानते हैं? रेशम को अन्य नामों से जाना जाता है। रेशम को अन्य नाम से जाना जाता है पट्टू, पीतांबर, और तसर के नाम से जाना जाता है, कटेजा के नाम से जाना जाता है, चिनपट्टू और पटवस्त्र, पटवस्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो जो रेशम है, रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, वैश्वर्य, मर्यादा एवं वैभव का प्रतीक माना जाता है। रेशम को राष्ट्रीय वस्त्र भी कहा जाता है। और रेशम का जो उद्गम है, हमने देखा कि रेशम का ओरिजिन कैसे हुआ। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था। लेकिन इन्होंने ये चीज़ लोगों को नहीं बताई, अन्य देशों को नहीं बताया कि रेशम का उत्पादन कैसे हो रहा है। इन्होंने ये छुपा के रखा। रेशम की देवी सी लिंची को माना जाता है। सी लिंची को क्यों रेशम की देवी माना जाता है? क्योंकि ये क्या थी, इन्हीं के माध्यम से लोगों को पता चला कि जो कोकून है उससे हमें रेशम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और वर्तमान में जापान रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट के हिसाब से कि वर्तमान में कौन सा देश रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो जापान प्रथम स्थान पर है। और रेशम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पट्टू, पीतांबर, तसर, कटेजा, चिनपट्टू, पटवस्त्र के नाम से रेशम को जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आज रेशम क्या होता है। रेशम का परिचय हमने देख लिया है एक प्रकार से कि रेशम क्या है, कहाँ पे इसको उगाया जाता है, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, कौन इसकी रेशम की देवी माने जाते हैं, अभी कौन सा देश रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है, रेशम को अन्य किस नामों से जाना जाता है, रेशम को क्यों प्रतिष्ठा, गौरव का प्रतीक माना जाता है, प्राकृतिक रेशम में सबसे एकमात्र फिलामेंट रेशा है। ये सारी चीज़ें हम रेशम के बारे में जान चुके हैं। अब जो अगली आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम देखेंगे कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है, रेशम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रेशम कितने प्रकार का होता है, रेशम को बनाने की प्रक्रिया क्या है। ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज हमें इतना समझना रहेगा कि रेशम क्या है, जो सिल्क है वो क्या है, ये चीज़ें आज हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।